साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों कई बार आप सबकी क्वेरी आती है कि भाई कानून खिलाफ है हमारे, तो हम ऐसे क्या प्रोविजंस जो है कानून में पढ़ें कि हमारे अधिकार जो है बच सकें। साथियों बेसिकली हमारा सबसे पहला अधिकार कानून में ये भी है कि हमारे विरुद्ध कोई गलत कार्रवाई ना हो। साथियों अभी तक क्या था प्रोविज़न कानून में कि बिफोर मजिस्ट्रेट जाओ, परिवाद दाखिल करो और एक्स पार्टी ऑर्डर लेकर कार्रवाई को जो है इनिशिएट करा दो। जब तक आप कोर्ट पहुंचते थे तब तक बहुत देर हो जाती थी। फिर आप प्रसंगों को चैलेंज करते थे या जो किसी भी कार्रवाई को आप चैलेंज करते थे तो अल्टीमेटली बहुत ट्रबल जो है अक्यूज़ को फेस करना पड़ता था। अब बेचारा आरोपी करे तो क्या करे, इतना प्रोसीडिंग उसके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता था कि उसके पास सरेंडर होने के अलावा या राजीनामे के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता था। साथियों परिवाद दाखिल होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप किसी वकील के पास जाएं, उसे घटनाक्रम बताएं, वो एक परिवाद दाखिल कर देगा कोर्ट में आपके घटनाक्रम के हिसाब से और कोर्ट जो है इस पर कार्रवाई इनिशिएट कर देगा। बट बेसिकली जब कानून में व्यवस्था है कि अगले पक्ष को सुनो और उसके सुनवाई के आधार पर जो है फैसला करो, तो उस पैटर्न को, उस प्रोटोकॉल को फर्स्ट टाइम जो है इंकॉर्पोरेट किया गया है कानून में। अभी तक प्रोटोकॉल क्या था कि परिवाद दाखिल करो, एक्स पार्टी ऑर्डर ले जाओ, बट अब ऐसा नहीं है। चाहे आप इस देश के आम इंसान हैं, चाहे आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, दोनों को ही बराबर का प्रोटेक्शन दिया गया है। बट अधिक प्रोटेक्शन जो है पब्लिक सर्वेंट्स को है, लाजमी सी बात है, और बेहतर प्रोटेक्शन जो है इस समय आम इंसान को भी है। बट उसके लिए प्रोविजंस किया है, आपको कानून जो है पढ़ना पड़ेगा। तो आप शांति से एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और बात को जो है नोट डाउन करते हुए चलिए। अब कॉपी में अपने को यहाँ पर जो है नोट्स लिखते हुए वर्ड लिखना है। सबसे ऊपर प्रोटेक्शन टू अक्यूज्ड, अक्यूज्ड को बचाव की स्थिति या अक्यूज्ड का प्रोटेक्शन या अक्यूज्ड का बचाव। क्लियर है, सिंपल सी बात है। और ऐसा बचाव जिसमें मजिस्ट्रेट जो है कार्रवाई करेगा ऑन कंप्लेंट फाइल बाय द कंप्लेनेंट, जो कि पूर्णतः फर्जी कंप्लेंट है, पूर्णतः झूठी कंप्लेंट है, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या स्थिति होंगी। साथियों बेसिकली सेक्शन 223 जो है ये पार्ट है चैप्टर नंबर 16 BNSS का। सेक्शन 223 कहता है कि मजिस्ट्रेट इसके पास जुरिडिक्शन है। क्लियर है, वो किसी अपराध का प्रसंज्ञान लेता है कंप्लेंट के ऊपर, तो उसको क्या प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, उसको एग्जामिन करना है ऑन ओथ द कंप्लेनेंट। तो इसमें वर्ड लिखा हुआ शेल। अगर उसने विटनेस को एग्जामिन नहीं करा या परिवादी को एग्जामिन नहीं करा तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा कार्रवाई जो है वो गैरकानूनी हो जाएगा। तो कंसर्न परिवादी जब कोर्ट में आएगा तो उसको परिवाद जब दाखिल करना है और उस परिवाद पर कार्रवाई की मांग करनी है, तो ये बात दिमाग में होनी चाहिए परिवादी के वकील की भी, कंसर्न मजिस्ट्रेट की भी, इवन परिवादी की भी, कि परिवादी को अपने बयान जो है लेखबद्ध कराने होंगे और जो गवाह हैं उसके बयान भी जो है कराने होंगे। बट एक बात यहाँ लिखी है, इफ़ प्रेजेंट, अगर गवाह प्रेजेंट है और गवाह को वो करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, बट खुद के बयान तो करवाने पड़ेंगे उसको। अगर वो नहीं कराता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रसंगानी कार्रवाई है, जो अग्रिम कार्रवाई है अगेंस्ट आरोपी, वो सब इलीगल और आर्बिट्री या गैर कानूनी होगी। क्लियर हो गया आपको। और विटनेस को क्यों एग्जामिन कराते हैं ये भी आप समझ लीजिए। विटनेस को हम इसलिए एग्जामिन कराते हैं कि वी नीड कोरोबोरेशन, क्योंकि परिवादी जो है किसी केस में इंटरेस्टेड हो सकता है, परिवादी झूठे साक्ष्य भी बना सकता है, परिवादी कोर्ट को मिसलीड भी कर सकता है। तो कोरोबोरेशन प्रॉपर हो, जिस कारण सपोर्टिंग एविडेंस भी चाहिए ही चाहिए होते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रमोद बनाम स्टेट ऑफ झारखंड के निर्णय में ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट ने, निर्णय है 16/11/2022 का, ये स्पष्ट किया है कि परिवादी को अपनी हर स्थिति या विषय वस्तु को बिफोर अथॉरिटी जो है रखना होगा। कई बार ये देखा गया कि जो परिवादी है उसका कंडक्ट जो है बैड होता है, वो खुद एक अपराधी होता है, कई केसों में इन्वॉल्व होता है, या उसकी एक हैबिट होती है टू इन्वॉल्व सर्टेन पर्सन्स इन अ फॉल्स केस। तो अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति उसके कैरेक्टर को इम्पीच करने वाली होती है, उसकी क्रेडिट को अफेक्ट करने वाली होती है। ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसके विरुद्ध भी एडवर्स इन्फ्रेंस जो है लिया जा सकता है टू मेक द फ्राइवोलस कंप्लेंट बिफोर द कंसर्न पर्सन और अ पब्लिक सर्वेंट। क्लियर है। तो मेरा कहना यही तो है आपसे कि जो भी कंप्लेंट आती है कोर्ट के सामने, उसका नेचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये एग्जामिन करनी है मजिस्ट्रेट को भी, कंसर्न परिवादी के वकील को यह ध्यान रखना है कि कोई फैक्ट सप्रेस ना हो जाए जो इंपॉर्टेंट है। कंसर्न परिवादी को भी ये ध्यान रखना है कि कोई फैक्ट जो है सप्रेस नहीं करना है। अगर फैक्ट सप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रेडिबिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अमूमन जो है परिवार के साथ जो है फाइल होते हैं एफिडेविट्स। अगर झूठा एफिडेविट दिया कोर्ट में, फैक्ट छुपा लिए हैं और मजिस्ट्रेट ने भी इस और ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने माइंड अप्लाई नहीं किया। ऐसा कई
व्यूज़ जो है निकल के आए हैं इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। मुझे आज भी ध्यान आता है एक फैसला है 1997 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि टेकिंग कॉग्निजेंस इज नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी, इट अफेक्ट्स द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए इंडिविजुअल पर्सन। तो जब भी प्रसंज्ञान ले रहे हैं तो इस बात को अश्योर कर ले कि जो ये परिवाद है, जो ये कंसर्न परिवादी है, जो कंसर्न विटनेसेस हैं, वो सच बोल रहे हैं, कोई फैक्ट छुपाए हुए नहीं है। अगर जरा भी शक हो तो आप प्रॉपर स्क्रूटनी कर लें। अगर आप सामान्य तरीके से प्रसंज्ञान लेंगे तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि आप किसी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो आरोपी नहीं है, पर उसको आरोपी का टैग जो है आप खुद दे रहे हैं जबरन तरीके से। इस बात को विशेषतः इम्फेसिस अपने को जो है करना है। साथियों, इसमें एक बात स्पष्ट है, द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस इन राइटिंग, कि जो भी बयान रिकॉर्ड होंगे वो बयान जो है मौखिक नहीं होने चाहिए, वो बयान लिखित होने चाहिए। और उस बयान को साइन करेगा परिवादी, अगर परिवादी के बयान हो रहे हैं, और अगर बयान हो रहे हैं विटनेस के तो वो अपने अपने बयान जो है साइन करेंगे। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है, शैल बी साइंड बाय कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस, पर प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है। जिसके बयान होंगे वही अपने बयान साइन करेगा। क्लियर है बात है। मान लीजिए परिवादी के हो रहे हैं बयान तो साइन परिवादी करेगा, और सिर्फ परिवादी करेगा, उसका वकील उस बयान को साइन नहीं कर सकता है, और उसके बाद काउंटर साइन करेगा मजिस्ट्रेट। क्लियर है। और बयान अगर लिपिक ने लिए तो नोट लगाया जाएगा कि ये बयान जो है मेरे लिपिक ने लिए पर मेरे निर्देशन में और मेरी उपस्थिति में लिए। क्लियर है। और इसके अलावा एक नोट होगा RONAC, मीन्स रीड ओवर एंड एक्सेप्टेड एज करेक्ट, कि ये बयान पढ़कर समझकर जो है सही होना स्वीकार किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बयान जो है मजिस्ट्रेट और जो कंसर्न परिवादी है और जो कंसर्न विटनेस है, जो उनके रिलेटिव बयान है, जिस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो ये बयान जो है पूर्ण माना जाएगा। अगर हस्ताक्षर नहीं है संबंधित मजिस्ट्रेट के या कंसर्न परिवादी के या कंसर्न विटनेस के अपने अपने बयानों पर, तो यहाँ पर ये डिफेक्ट हो जाता है और इसको क्योर करने में दिक्कतें आती हैं। तो इस बात का विशेष जो है ध्यान रखिएगा कि जो कंसेंट बयान है उस पर साइन किस किस के हैं और किस किस के नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि मजिस्ट्रेट जो है प्रसंज्ञान नहीं लेगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। प्रसंज्ञान नहीं लेगा जब तक कि उसने अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी अक्यूज को ऑफ बीइंग हर्ड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हु इज़ एन अक्यूज, प्रोस्पेक्टिव अक्यूज और द अक्यूज हु इज़ अबाउट टू बी इन पिक्चर आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। तो यहाँ पर बात समझिएगा, प्रोस्पेक्टिव अक्यूज को जो है शामिल किया गया है, क्योंकि ऐसे कई इंटरप्रिटेशंस आ चुके थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के, कि अक्यूज को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए इवन दो इज अ प्रोस्पेक्टिव अक्यूज। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजंस जो है डाल दिया गया है कि नो कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस शैल बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द अक्यूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो कुल मिला के नोटिस जारी होंगे, वो अपना पक्ष रखेगा, वो डॉक्यूमेंट्स को रखेगा अपने, और उसको सुनवाई का अवसर देकर दोनों पक्षों को सुनकर जो है ऑर्डर पास किया जाएगा, ताकि कोई झूठी कंप्लेंट पर जो है गलत कार्रवाई जो है ना हो जाए और कोर्ट जो है ऑलरेडी जो ओवरबर्डन है और अधिक ओवरबर्डन ना हो जाए। अमूमन क्या होता है कि प्रसंज्ञान कोर्ट ले लेता है, फिर अक्यूज अपील होता है, फिर सही बात कोर्ट को मालूम पड़ती है, फिर वो ऑर्डर चैलेंज होता है, तो इट विल टेक मल्टीपल ऑफ ईयर्स, मल्टीपल ऑफ मंथ्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसको प्रोसीडिंग भी फेस करनी पड़ जाती है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए अक्यूज के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले कंसर्न कोर्ट जो है अक्यूज को बुलाएगा, उसका पक्ष सुनेगा और पक्ष जानेगा। तो जब भी कोर्ट आपको बुलाता है तो खाली हाथ नहीं पहुंच जाना अपने को, आपको कंसर्न परिवार का जो है जवाब फाइल करना है, कंसर्न परिवार के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका जवाब फाइल करना है, और इसके अलावा आपके डिफेंस डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर पेश कर सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, नो नीड टू वरी। साथियों आगे है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग। अगर कंप्लेंट जो है राइटिंग में है तो मजिस्ट्रेट को जो है परिवादी के बयान रिकॉर्ड नहीं करने पड़ेंगे यदि परिवाद जो है दाखिल किया गया है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और द कोर्ट हैज़ मेड द कंप्लेंट। कई बार ऐसा होता है कि लोक सेवक के द्वारा अगर परिवाद है तो क्वेश्चन ये बनता है कि उसको एग्जामिन करना है, उत्तर है नहीं। अगर लोक सेवक है उसके द्वारा परिवाद है और परिवाद इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है, मान लीजिए कोई गबन हो गया डिपार्टमेंट के अंदर और डिपार्टमेंट ने अधिकृत कर दिया कि भाई ये परिवाद दाखिल कर दो, तो उस परिवाद पर बयान कराना जरूरी नहीं है कंसर्न पब्लिक सर्वेंट के। इसके अलावा कोई कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने या कोर्ट के रीडर ने जज की आज्ञा से कोई परिवाद दाखिल किया है, कई बार कोर्ट में झूठे बयान देने की कार्रवाई रहती है, कई बार कार्रवाई रहती है परजुरी की, तो वहाँ पर रीडर या मजिस्ट्रेट की बयान रिकॉर्ड करना आवश्यक नहीं है। क्लियर है। आगे इसमें अपन देखते हैं क्लॉज नंबर 2 में, क्योंकि जो अन्य बातें लिखी हुई है वो भी हमारे काम की नहीं है। क्लॉज नंबर 2 में क्या है, सबसे बड़ी इम्यूनिटी है टू द कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट्स। क्या कहता है प्रोविजन ये, मजिस्ट्रेट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑन अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, कि जो लोक सेवक हैं उनके विरुद्ध प्रसंज्ञान नहीं होगा फॉर एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस को लेकर जो कि उन्होंने कमिट किया है एरिजली इन कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल फंक्शन, कि जो भी ऑफिशियल फंक्शन है उसके तहत
अगर कोई अपराध हो भी गया तो उसका प्रसंज्ञान मजिस्ट्रेट नहीं लेगा जब तक कि कंसर्न पब्लिक सर्वेंट को लगाए गए आरोपों के संबंध में सिचुएशंस स्पष्ट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दे दिया जाता। क्लियर है। और उसके अलावा जो रिपोर्ट है containing facts and circumstances of incident from the officer superior to such public servant is concerned is received। तो पहली बात क्या है कि अगर कोई घटनाक्रम पेश हुआ है अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट और ऐसा बिलीव है मजिस्ट्रेट के पास या ऐसा कारण है कि जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं कंसर्न पब्लिक सर्वेंट पे वो संबंधित ऑफेंस के कॉन्टेक्स्ट में तो है, बट ऐसा ऑफेंस जो कि उसके द्वारा एलिजिबली कमिट किया गया है इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, तो वहाँ पर सबसे पहले मजिस्ट्रेट जो है रिपोर्ट कॉल करेगा फ्रॉम सुपीरियर ऑफ दैट पब्लिक सर्वेंट और उससे अपेक्षा करेगा कि वो निष्पक्ष इंक्वायरी करे और रिपोर्ट जो है सबमिट कर दे कोर्ट को। इसके अलावा जो पब्लिक सर्वेंट है उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर दोनों अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं है तो ये स्थितियाँ जो है फेटल होंगी और वहाँ पर कार्रवाई जो है वो गैर कानूनी होगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये अच्छा प्रोविज़न है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द आम इंसान एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो नटशेल में क्या है कि मजिस्ट्रेट की पावर को जो है क्षीण कर रहा है सेक्शन 223 BNSS। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि केवल पावर क्षीण हुई है मजिस्ट्रेट की, बट 5 to 8 BNSS को देखते हैं तो ये इम्पेडिमेंट होने के बावजूद भी हाईकोर्ट जो है सर्वशक्तिमान है, उसके पास अगर इनहेरेंट पावर है कार्रवाई की तो ये सेक्शन भी उसकी पावर को ना तो लिमिट करेगा और ना ही अफेक्ट करेगा। तो बेसिकली अगर बिफोर मजिस्ट्रेट कार्रवाई हो रही है तो उस कंडीशन में आपको सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा। दूसरी बात है उसको परिवादी के बयान रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तीसरी बात जो गवाह है उसके बयान रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अगर अवेलेबल है तो। और चौथी बात सब्सटेंस के आधार पर जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर आप लोक सेवक हैं तो जो आपके सुपीरियर हैं उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा उनको, और वो सुपीरियर जो है इंक्वायरी होल्ड करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे, आपको सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा मजिस्ट्रेट तो एंटायर प्रोसीडिंग विल बी आर्बिट्री, नल एंड वॉइड एंड इलीगल एंड वुड बी द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले था वो अब नहीं है और जो अब है वो बहुत बेहतरीन है। क्लियर है बात ये। तो इसलिए घबराए नहीं, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट आ रही है या कोई परिवाद आ रहा है तो आपको टेंस नहीं होना है। आपको ये अश्योर करना है कि क्या प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ, आपको बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। तो आपको वॉच रखना है हर एक प्रोसीडिंग्स पे। अगर मजिस्ट्रेट इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है तो वी में चैलेंज दिस प्रोसीजर अंडर रिवीजन और डायरेक्टली वी में गो टू ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग। क्लियर हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं, पर अधिकार आपको मालूम होते नहीं है तो उसको आप फॉलो करते नहीं है। इसलिए हमेशा मैं कह रहा हूँ परिवाद दाखिल हो तो आप कैसे ना कैसे करके अपने स्रोतों से जो परिवाद है उसकी कॉपी को ऑब्टेन कर लो और अपना एक जवाब रेडी कर लो। जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है उस पर जवाब रेडी कर लो, जो अपने डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी कर लो। जैसे नोटिस कोर्ट से आता है तुरंत जो है अपना रिप्लाई फाइल कर दो। और अगर आप मौखिक पहुंच गए कि साहब मैंने कुछ नहीं करा है, साहब देख लो, या आपके वकील कहते हैं कि अपना डिफेंस आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है जी। आपको अपना रिप्लाई देना है, मिस देना है। अगर अपनी बात को नहीं कहोगे, अपनी बात को नहीं रखोगे तो कोई भी नहीं बचा पाएगा आपको। अपनी हर एक बात को रखो। मजिस्ट्रेट माने नहीं माने वो बात की बात है, पर बात को रखा ही नहीं और कार्रवाई कर दी तो बाद में जाके आप सेक्शन 223 सब क्लॉज 1 या सेक्शन 223 सब क्लॉज 2 BNSS का शेल्टर नहीं ले पाओगे। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि बी अवेयर अबाउट योर राइट्स एंड बी रेडी टू फाइट अबाउट द फॉल्स लिटिगेशन। अगर नहीं लड़ोगे तो कोई भी नहीं बचा पाएगा। और एक बात मान के चलना कि इस देश में कोई भी वकील चाहे बड़े से बड़ा हो आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप खुद की हेल्प नहीं कर सकते हो। खुद की हेल्प करोगे, खुद मेहनत करोगे, नोट्स बनाओगे तो आपको ही फायदा मिलना है। अब वो वर्कआउट कैसे करना होगा ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं पर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।